नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है कि हम अपना बिहार का एस्टेट का पेपर द्वितीय उच्च माध्यमिक स्तर का हिंदी विषय का, जिसका हमने कहा था कि संपूर्ण सिलेबस हम पेपर 1 और पेपर 2 बिहार एस्टेट का पूरा सिलेबस कराएँगे। तो उसी क्रम में दोस्तों आप लोगों को पता है कि हमारे पाठ्यक्रम में रचनाएँ लगी हुई हैं। हमने कहा था कि पहले हम रचनाएँ पढ़ेंगे, उसके बाद हम दोस्तों जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसके बाद हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास है, काव्य शास्त्र और हिंदी व्याकरण, ये हमारा क्रम रहेगा पढ़ने का पाठ्यक्रम को। तो उसी क्रम में दोस्तों जो हमारे पाठ्यक्रम में कहानियाँ लगी हुई हैं, 6 कहानियाँ हैं, चयनित कहानियाँ करके। तो सभी कहानियाँ हम दोस्तों पढ़ चुके हैं और अपने यूट्यूब चैनल पे, इसी यूट्यूब चैनल पे वीडियो भी 6 कहानियाँ का दे चुके हैं। आप लोग भी पढ़ चुके होंगे, हमें ऐसी उम्मीद करते हैं। ना अगर आप लोगों ने देखा हो तो आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब में वीडियो 6 कहानियों के, चयनित कहानियाँ जो हैं उनके सभी वीडियो, कानों में कंगना, पंचलाइट कहानी, पूस की रात और जो कहानी का पार्ट, जो भी कहानियाँ लगी हुई हैं 6 कहानियाँ, उनको हम पढ़ चुके हैं, अध्ययन पूरे विस्तार में कर चुके हैं। उसी क्रम में दोस्तों हमारे पाठ्यक्रम में 3 उपन्यास भी लगे हुए हैं। हमारे पाठ्यक्रम में आप लोगों को पता होगा, गोदान उपन्यास, उसके बाद मैलांचल और फिर त्यागपत्र, ये 3 उपन्यास हमारे पाठ्यक्रम में लगा हुआ है। उसके बाद 2 नाटक भी लगे हुए हैं, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद जी का और आषाढ़ का एक दिन मोहन राकेश जी का, और निबंध लगे हुए हैं। उसके बाद कविताएँ लगी हुई हैं, पद्य रचनाएँ लगी हुई हैं, विद्यापति की हैं, कबीर की हैं। तो ये दोस्तों हमारा पढ़ने का क्रम रहेगा कि सबसे पहले हम रचनाएँ पढ़ेंगे, उसके बाद हम पद्य, हिंदी गद्य, हिंदी साहित्य का इतिहास, फिर हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास, फिर काव्य शास्त्र और उसके बाद हिंदी व्याकरण। इस तरह हम अध्ययन करेंगे अपना। तो उसी क्रम में दोस्तों आप लोगों को गोदान उपन्यास हम इस समय जो पढ़ रहे हैं, इसके दोस्तों 10 भाग, 36 भागों में है गोदान उपन्यास। इसके 10 भागों का दोस्तों वीडियो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं, आप लोग पढ़ भी चुके होंगे, ऐसी हम आशा करते हैं। उसी क्रम में आज हम दोस्तों 11वां भाग जो गोदान उपन्यास का है, उसका हम अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों आप लोगों से यही कहेंगे कि चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक अपने चैनल को पहुँचाइए, जिससे जितने ज़्यादा लोग देखेंगे उतनी ही हमें भी मोटिवेशन मिलेगी, एनर्जी मिलेगी पढ़ाने में, और हमको ज़्यादा अच्छे तरीके से, हम आपको मालूम है कि पूरी विस्तार में और प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ अध्ययन कर रहे हैं। इतना ज़रूर मैं दावे के साथ कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग 5,000 में भी कोर्स लेंगे, 2,000 5,000 में, तो इतना विस्तार से और इतना प्रामाणिक विषय वस्तु आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोग स्वयं पढ़ेंगे तभी आपको मिल पाएगा। बाकी कोचिंग में क्या होता है, बड़ा-बड़ा पढ़ा दिया जाता है, आप लोग जानते हैं। इसके बाद हमने कहा है कि बिहार एस्टेट, इसके बाद हम बीपीएससी का जो पेपर होगा 24 अगस्त, जिसकी डेट क्लियर की गई है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कैलेंडर में, उसकी भी हम पूरी तैयारी निःशुल्क कराएंगे अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए। केवल आपसे यही कहूँगा, मुझको पूरा चीज़ निःशुल्क देना है। मैंने हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण और काव्य शास्त्र पूरा निःशुल्क आप लोगों को इसी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को अध्ययन करने को मिलेगा, और पूरी प्रामाणिक विषय वस्तु के साथ। बस आप लोगों को केवल मेरा इतना ही सहयोग हमारा करना है कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर करिए, जिससे हमें भी थोड़ा एनर्जी मिले। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं खराब करते, अपने विषय पर आते हैं सीधे। गोदान उपन्यास प्रेमचंद जी का और भाग 11वां पढ़ते हैं। ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचनी चाहिए वह मची और महीनों तक मचती रही। झुनिया, आप लोगों को पिछला फिर रिवाइज करा दे रहा हूँ। आप लोगों को पता, होरी का पुत्र गोबर जो झुनिया को घर ले आया था और झुनिया प्रेग्नेंट थी, उसी के आगे हम कहानी अपनी बढ़ा रहे हैं। आप लोगों ने 10वां भाग पढ़ा होगा, उसके आगे हम पढ़ रहे हैं। तो ऐसे असाधारण कांड पर गांव में जो कुछ हलचल मचनी चाहिए वह मची और महीनों तक मचती रही। झुनिया के दोनों भाई, झुनिया के दोनों भाइयों का क्या नाम है दोस्त? आप लोग बताइए। तो झुनिया, झुनिया कौन थी? भोला की बेटी थी। झुनिया के 2 भाई भी थे, जंगी था और एक का क्या नाम था? बताइए, आप लोग कमेंट करिएगा। जब तक मैं देख आगे बढ़ रहा हूँ फिर बताऊँगा मैं। एक भाई के मैंने नाम बता दिया जंगी, दूसरे का नाम आप लोगों को खुद बताना है, फिर मैं लास्ट में बताऊँगा। तो झुनिया के दोनों भाई लाठियां लिए गोबर को खोजते फिरते थे। भोला ने कसम खाई कि अब न झुनिया का मुंह देखेंगे और न इस गांव का। होरी से उन्होंने अपनी सगाई की जो बातचीत की थी वह अब टूट गई। वह अब अपने गाय के दाम लेंगे और नगद, और इसमें विलम्ब हुआ तो होरी पर दावा करके उसका घर द्वार नीलाम करा देंगे। गांव वालों ने होरी को जाति बाहर कर दिया। कोई उसका हुक्का नहीं पीता, ना उसके घर का पानी पीता है। पानी बंद कर देने की कुछ बातचीत थी,
लेकिन धनिया का चंडी रूप सब देख चुके थे, इसलिए किसी की आगे आने की हिम्मत न पड़ी। धनिया ने सबको सुना सुना कर कह दिया, किसी ने उसे पानी भरने से रोका तो उसका और अपना खून एक कर देगी। इस ललकार ने सभी के पित्ते पानी कर दिए। सबसे दुखी है झुनिया, जिसके कारण यह सब उपद्रव हो रहा है, और गोबर की कोई खोज खबर ना मिलना इस दुख को और भी दारुण बना रहा है। सारे दिन मुंह छिपाए घर में पड़ी रहती है, बाहर निकले तो चारों ओर से बागबाड़ों की ऐसी वर्षा हो कि जान बचना मुश्किल हो जाए। दिन भर घर के धंधे करती रहती है, और जब अवसर पाती है रो लेती है। हरदम थर थर काँपती रहती है कि कहीं धनिया कुछ कह ना बैठे। अकेला भोजन तो नहीं पका सकती, क्योंकि कोई उसके हाथ का खाएगा नहीं। बाकी सारा काम उसने अपने ऊपर ले लिया। गांव में जहां 4 स्त्री पुरुष जमा हो जाते हैं, यही कुत्सा होने लगती है। एक दिन धनिया हाट से चली आ रही थी कि रास्ते में पंडित दाता दीन मिल गए। धनिया ने सिर नीचा कर लिया और चाहती थी कि कतरा कर निकल जाए, पर पंडित जी छेड़ने का अवसर पाकर कब चूकने वाले थे। छेड़ ही तो दिया। गोबर का कुछ सर संदेश मिला कि नहीं धनिया? ऐसा कपूत निकला कि घर की सारी मर्याद बिगाड़ दी। धनिया के मन में स्वयं यही भाव आते रहते थे। उदास मन से बोली, बुरे दिन आते हैं बाबा तो आदमी की मति फिर जाती है, और क्या कहूँ। दाता दीन बोले, तुम्हें इस दुष्टा को घर में न रखना चाहिए था। दूध में मक्खी पड़ जाती है तो आदमी उसे निकाल कर फेंक देता है और दूध पी जाता है। सोचो कितनी बदनामी और जग हंसाई हो रही है। वह उल्टा घर में ना रहती तो कुछ ना होता। लड़कों से इस तरह की भूल चूक होती रहती है। जब तक बिरादरी को भात ना दोगे, ब्राह्मणों को भोज ना दोगे, कैसे उद्धार होगा। उसे घर में ना रखते तो कुछ ना होता। होरी तो पागल है ही, तू कैसे धोखा खा गई। दाता दीन का लड़का माता दीन। अब दोस्तों फिर पढ़िए एक और पात्र। दाता दीन का लड़का माता दीन एक चमारिन से फंसा हुआ था। इसे सारा गांव जानता था, पर वह तिलक लगाता था, पोथी पत्रे बाँचता था, कथा भागवत कहता था, धर्म संस्कार कराता था। उसकी प्रतिष्ठा में जरा भी कमी ना थी। वह नित्य स्नान पूजा करके अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता था। धनिया जानती थी झुनिया को आश्रय देने ही से यह सारी विपत्ति आई है। उसे ना जाने कैसे दया आ गई। नहीं उसी रात को झुनिया को निकाल देती तो क्यों इतना उपहास होता। लेकिन यह भय भी तो था कि तब उसके लिए नदी या कुआं के सिवा और ठिकाना कहाँ था। एक प्राण का मूल्य देकर, एक नहीं 2 प्राणों का, वह अपने मर्याद की रक्षा कैसे करती। फिर झुनिया के गर्भ में जो बालक है वह धनिया ही के हृदय का टुकड़ा तो है। हंसी के डर से उसके प्राण कैसे ले लेती। और फिर झुनिया की नम्रता और दीनता भी उसे निरस्त करती रहती थी। वह जली भुनी बाहर से आती, पर ज्यों ही झुनिया लोटे का पानी लाकर रख देती और उसके पांव दबाने लगती, उसका क्रोध पानी हो जाता। बेचारी अपनी लज्जा और दुख से आप दबी हुई है। उसे और क्या दबाए, मरे को क्या मारे। उसने तीव्र स्वर में कहा, हमको कुल प्रतिष्ठा इतनी प्यारी नहीं है महाराज कि उसके पीछे एक जीवन की हत्या कर डालते। ब्याहता ना सही, पर उसकी बाँह तो पकड़ी है मेरे बेटे ने। किस मुंह से निकाल देती। वही काम बड़े बड़े करते हैं, मुदा उनसे कोई नहीं बोलता, उन्हें कलंक ही नहीं लगता। वही काम छोटे आदमी करते हैं, उनकी मर्यादा बिगड़ जाती है, नाक कट जाती है। बड़े आदमियों को अपनी नाक दूसरों की जान से प्यारी होगी, हमें तो अपनी नाक इतनी प्यारी नहीं। दाता दीन हार मानने वाले जीव न थे। वह इस गांव के नारद थे। यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। देखिए दोस्तों, दाता दीन हार मानने वाले नहीं थे। वह इस गांव के नारद थे। क्या करते थे, यहाँ की वहाँ, वहाँ की यहाँ, यही उनका व्यवसाय था। वह चोरी तो करते ना थे, वह चोरी तो ना करते थे, उसमें जान जोखिम था, पर चोरी के माल में हिस्सा बटाने के समय उस अवश्य पहुंच जाते थे। कहीं पीठ में धूल न लगने देते थे। जमींदार को आज तक लगान की एक पाई न दी थी। कुर्की आती तो कुएं में गिरने चलते। नोखे राम के किए कुछ न बनता, मगर असामियों को सूद पर रुपए उधार देते थे। किसी स्त्री को आभूषण बनवाना है, दाता दीन उसकी सेवा के लिए हाजिर है। शादी ब्याह तय करने में उन्हें बड़ा आनंद आता है। यश भी मिलता है, दक्षिणा भी मिलती है। बीमारी में दवा दारू भी करते हैं, झाड़ फूंक भी, जैसी मरीज की इच्छा हो। और सभा चतुर इतने हैं कि जवानों में जवान बन जाते हैं, बालकों में बालक और बूढ़ों में बूढ़े। चोर के भी मित्र हैं और साह के भी।
गांव में किसी को उन पर विश्वास नहीं है, पर उनकी बाड़ी में कुछ ऐसा आकर्षण है कि लोग बार बार धोखा खाकर भी उन्हीं की शरण में जाते हैं। सिर और दाढ़ी हिलाकर बोले, यह तू ठीक कहती है धनिया। धर्मात्मा लोगों का यही धर्म है, लेकिन लोक रीति का निवाह तो करना ही पड़ता है। इसी तरह एक दिन लाला पटेश्वरी ने होरी को छेड़ा। वह गांव में पुण्यात्मा मशहूर थे। पूर्णमासी को नित्य सत्यनारायण की कथा सुनते, पर पटवारी होने के नाते खेत बेगार में जुतवाते थे, सिंचाई बेगार में करवाते थे और असामियों को एक दूसरे से लड़ा कर रकमें मारते थे। सारा गांव उनसे कांपता था। गरीबों को 10-10, 5-5 कर्ज देकर उन्होंने कई हजार की संपत्ति बना ली थी। फसल की चीज़ें असामियों से लेकर कचहरी और पुलिस के अमलों की भेंट करते रहते थे। इससे इलाके भर में उनकी अच्छी धाक थी। अगर कोई उनके हत्थे नहीं चढ़ा तो वह दरोगा गंडा सिंह क्या नाम है दरोगा का? गंडा सिंह, जो हाल में इस इलाके में आए थे, परमार्थी भी थे। बुखार के दिनों में सरकारी कुनैद बांट कर यश कमाते थे। कोई बीमार आराम हो तो उसकी कुशल पूछने अवश्य जाते थे। छोटे मोटे झगड़े आपस में ही तय करा देते थे। शादी ब्याह में अपने पालकी, कालीन और महफिल के सामान मंगनी देकर लोगों का उबार कर देते थे। मौका पाकर न चूकते थे, पर जिसका खाते थे उसका काम भी करते थे। बोले, यह तुमने क्या रोग पाल लिया होरी? होरी ने पीछे फिरकर पूछा। तुमने क्या कहा लाला? मैंने सुना नहीं। पटेश्वरी पीछे से कदम बढ़ाते हुए बराबर आकर बोले, यही कह रहा था कि धनिया के साथ क्या तुम्हारी बुद्धि भी खास खा गई? झुनिया को क्यों नहीं उसके बाप के घर भेज देते? सेत मेत में अपने हंसी करा रहे हो। ना जाने किसका लड़का लेकर आ गई और तुमने घर में बैठा लिया। अभी तुम्हारी 2-2 लड़कियां ब्याहने को बैठी हुई है। सोचो कैसे बेड़ा पार होगा। होरी इस तरह की आलोचनाएं और शुभकामनाएं सुनते सुनते तंग आ गया था। खिन्न होकर बोला, यह सब मैं समझता हूँ लाला, लेकिन तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मैं झुनिया को निकाल दूं तो भोला उसे रख लेंगे। अगर वह राजी हों तो आज मैं उनके घर पहुंचा दूं। अगर तुम उन्हें राजी कर दो तो जन्म भर तुम्हारा अवसान मानूं। मगर वहां तो उनके दोनों लड़के खून करने को उतारू हो रहे हैं। फिर मैं उसे कैसे निकाल दूं? एक तो नालायक आदमी मिला कि उसकी बाहें पकड़कर दगा दे गया। मैं भी निकाल दूंगा तो इस दशा में वह कहीं मेहनत मजूरी भी तो ना कर सकेगी। कहीं डूब धंस मर गई तो किसे अपराध लगेगा? रहा लड़कियों का ब्याह, सो भगवान मालिक है। जब उसका समय आएगा कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। लड़की तो हमारी बिरादरी में आज तक कभी कुंवारी नहीं रही। बिरादरी के डर से हत्यारे का काम नहीं कर सकता। होरी नम्र स्वभाव का आदमी था। सदा सिर झुकाकर चलता और 4 बातें गम खा लेता था। हीरा को छोड़कर गांव में कोई उसका अहित न चाहता था, पर समाज इतना बड़ा अनर्थ कैसे सह ले? और उसकी मुटमर्दी तो देखो कि समझाने पर भी नहीं समझता। स्त्री पुरुष दोनों जैसे समाज को चुनौती दे रहे हैं कि देखें कोई उनका क्या कर लेता है, तो समाज भी दिखा देगा कि उसकी मर्यादा तोड़ने वाले सुख की नींद नहीं सो सकते। उसी रात को इस समस्या पर विचार करने के लिए गांव के विधाताओं की बैठक हुई। दाता दीन बोले, मेरी आदत किसी की निंदा करने की नहीं है। संसार में क्या क्या कुकर्म नहीं होता, अपने से क्या मतलब। मगर वह राण धनिया तो मुझसे लड़ने पर उतारू हो गई। भाइयों का हिस्सा दबाकर हाथ में 4 पैसे हो गए तो अब कुपंथ के सिवा और क्या सूझेगी। नीच जात जहाँ पेट भर रोटी खाई और टेढ़े चले, इसी से तो शास्त्रों में कहा है नीच जात लतियाए अच्छा। पटेश्वरी ने नारियल का कस लगाते हुए कहा, यही तो इनमें बुराई है कि 4 पैसे देखे और आंखें बदली। आज होरी ने ऐसी हेकड़ी जताई कि मैं अपना सा मुँह लेकर रह गया। ना जाने अपने को क्या समझता। अब सोचो इस अनीति का गांव में क्या फल होगा। झुनिया को देखकर दूसरी विधवाओं का मन बढ़ेगा कि नहीं। आज भोला के घर में यह बात हुई, कल हमारे तुम्हारे घर में भी होगी। समाज तो भय के बल से चलता है। आज समाज का अंकुश जाता रहे, फिर देखो संसार में क्या क्या अनर्थ होने लगते हैं। झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। क्या दोस्तों? झिंगुरी सिंह 2 स्त्रियों के पति थे। पहली स्त्री 5 लड़के लड़कियां छोड़कर मरी थी। उस समय इनकी अवस्था 45 के लगभग थी। पर आपने दूसरा ब्याह किया और जब उसकी कोई संतान न हुई तो तीसरा ब्याह कर डाला। अब इनकी 50 की अवस्था थी और 2 जवान पत्नियां घर में बैठी थी।
उन दोनों के विषय में तरह तरह की बातें फैल रही थी, पर ठाकुर साहब के डर से कोई कुछ ना कह सकता था। और कहने का अवसर भी तो हो, पति की आड़ में सब कुछ जायज है। मुसीबत तो उसको है जिसे कोई आड़ नहीं। ठाकुर साहब स्त्रियों पर बड़ा कठोर शासन रखते थे और उन्हें घमंड था कि उनकी पत्नियों का घूंघट किसी ने ना देखा होगा, मगर घूंघट की आड़ में क्या होता है उसकी उन्हें क्या खबर। बोले, ऐसी औरत का तो सिर काट ले। होरी ने इस उल्टा को घर में रखकर समाज में विष बोया है। ऐसे आदमी को गांव में रहने देना सारे गांव को भ्रष्ट करना है। राय साहब को इसकी सूचना देनी चाहिए, साफ साफ कह देना चाहिए। अगर गांव में यह नीति चली तो किसी की आबरू सलामत न रहेगी। पंडित नोखेराम कारकून बड़े कुलीन ब्राह्मण थे। इनके दादा किसी राजा के दीवान थे, पर अपना सब कुछ भगवान के चरणों में भेंट करके साधु हो गए थे। इनके बाप ने भी राम नाम की खेती में उम्र काट दी। नोखेराम ने भी वही भक्ति तड़के में पाई थी। प्रातःकाल पूजा पर बैठ जाते थे और 10 बजे तक बैठे राम नाम लिखा करते थे, मगर भगवान के सामने से उठते ही उनकी मानवता इस अवरोध से विकृत होकर उनके मन, वचन और कर्म सभी को विषाक्त कर देती थी। इस प्रस्ताव में उनके अधिकार का अपमान होता था। फूले हुए गालों में धसी हुई आंखें निकालकर बोले, इसमें राय साहब से क्या पूछना है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। लगा 200 रुपये दंड। आप गांव छोड़कर भागेगा, इधर बेदखली भी दायर किए देता हूँ। पटेश्वरी ने कहा, मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। पटेश्वरी ने कहा, क्या कहा दोस्तों? मगर लगान तो बेबाक कर चुका है। झिंगुरी सिंह ने समर्थन किया, हाँ, लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपये लिए है। लगान के लिए ही तो हमसे 30 रुपये लिए है। नोखेराम ने घमंड के साथ कहा, लेकिन अभी रसीद तो नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान बेबाक कर दिया? सर्वसम्मति से यही तय हुआ कि होरी पर 100 रुपये तावान लगा दिया जाए। केवल एक दिन गांव के आदमियों को बटोर कर उनकी मंजूरी ले लेने का अभिनय आवश्यक था। संभव था इसमें 10-5 दिन की देर हो जाती, पर आज ही रात को झुनिया के लड़का पैदा हो गया और दूसरे ही दिन गांव वालों की पंचायत बैठ गई। होरी और धनिया दोनों अपनी किस्मत का फैसला सुनने के लिए बुलाए गए। चौपाल में इतनी भीड़ थी कि कहीं तिल रखने की जगह न थी। पंचायत ने फैसला किया कि होरी पर 100 रुपये नगद और 30 मन अनाज डांड लगाया जाए। धनिया भरी सभा में रूंधे हुए कंठ से बोली, पंचों, गरीब को सताकर सुख न पाओगे, इतना समझ लेना, हम तो मिट जाएंगे। कौन जाने इस गांव में रहे या ना रहे, लेकिन मेरा सराप तुमको भी जरूर लगेगा। मुझसे इतना कड़ा जरीमाना इसलिए लिया जा रहा है कि मैंने अपने बहू को क्यों अपने घर में रखा, क्यों उसे घर से निकाल कर सड़क की भिखारिन नहीं बना दिया। यही न्याय है। पटेश्वरी बोले, वह तेरी बहू नहीं है, हरजाई है। होरी ने धनिया को डांटा, तू क्यों बोलती है धनिया? पंच में परमेश्वर होते हैं, उनका जो न्याय है वह सिर आँखों पर। मगर भगवान की यही इच्छा है कि हम गांव छोड़कर भाग जाएं, तो हमारा क्या बस। पंचों, हमारे पास जो कुछ है वह अभी खलिहान में है, एक दाना भी घर में नहीं आया। जितना चाहे ले लो, सब लेना चाहो सब ले लो, हमारा भगवान मालिक है। जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना, जितनी कमी पड़े उसमें हमारे दोनों बैल ले लेना। धनिया दांत कटकटा कर बोली, मैं एक दाना ना अनाज दूंगी, ना कौड़ी दांड। जिसमें बूता हो चलकर मुझसे ले। अभी दिल लगी है, अच्छी दिल लगी है। सोचा होगा डांड के बहाने इनकी सब जायदाद ले लो और नजराना लेकर दूसरों को दे दो। बाग बगीचा बेचकर मजे से तर माल उड़ाओ। धनिया के जीते जी यह नहीं होने का, और तुम्हारी लालसा तुम्हारे मन में ही रहेगी। हमें नहीं रहना है बिरादरी में। बिरादरी में रहकर हमारी मुकुट न हो जाएगी। अब भी अपने पसीने की कमाई खाते हैं, तब भी अपने पसीने की कमाई खाएंगे। होरी ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा, धनिया, तेरे पैरों पड़ता हूँ, चुप रहो। हम सब बिरादरी के चाकर हैं, उसके बाहर नहीं जा सकते। वह जो डांड लगाती है उसे सिर झुकाकर मंजूर कर। नकू बनकर जीने से तो गले में फांसी लगा लेना अच्छा है। आज मर जाए तो बिरादरी ही तो इस मिट्टी को पार लगाएगी, बिरादरी ही तारेगी तो तरेंगे। पंचों, मुझे अपने जवान बेटे का मुंह देखना नसीब ना हो। अगर मेरे पास खलिहान के अनाज के सिवा और कोई चीज़ हो, मैं बिरादरी से दगा न करूँगा। पंचों को मेरे बाल बच्चों पर दया आए तो उनकी कुछ परवरिश करे, नहीं मुझे तो उनकी आज्ञा पालनी है।
धनिया झल्लाकर वहां से चली गई और होरी पहर रात तक खलिहान से अनाज ढो ढो कर झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर। तो क्या था दोस्तों, देखिए, खलिहान से अनाज ढो ढोकर झिंगुरी सिंह की चौपाल में ढेर करता रहा। 20 मन जौ था, 5 मन गेहूं और इतना ही मटर, थोड़ा सा चना और तिलहन भी था। अकेला आदमी और 2 गृहस्थियों का बोझ। यह जो कुछ हुआ धनिया के पुरुषार्थ से हुआ। झुनिया भीतर का सारा काम कर लेती थी और धनिया अपनी लड़कियों के साथ खेती में जुट गई थी। दोनों ने सोचा था गेहूं और तिलहन से लगान की एक किस्त अदा हो जाएगी और हो सके तो थोड़ा थोड़ा सूद भी दे देंगे। जौ खाने के काम आएगा। लंगे तंगे 5-6 महीने कट जाएंगे। तब तक जुआर, मक्का, सांवा, धान के दिन आ जाएंगे। वह सारी आशा मिट्टी में मिल गई। अनाज तो हाथ से गया ही, 100 रुपए की गठरी और सिर पर लद गई। अब भोजन का कहीं ठिकाना नहीं और गोबर का क्या हाल हुआ भगवान जाने। न हाल न हवाल। अगर दिल इतना कच्चा था तो ऐसा काम ही क्यों किया, मगर होनहार कौन टाल सकता है। बिरादरी का वह आतंक था कि अपने सिर पर लाद कर अनाज ढो रहा था, मानो अपने हाथों से अपने कब्र खोद रहा हो। जमींदार, साहूकार, सरकार, किसका इतना रौब था। कल बाल बच्चे क्या खाएंगे, इसकी चिंता प्राणों को सोखे लेती थी। पर बिरादरी का भय पिशाच की भांति सर पर सवार अंकुश लगा दिए जा रहा था। बिरादरी से पृथक जीवन की वह कोई कल्पना ही ना कर सकता था। शादी ब्याह, मुंडन छेदन, जन्म मरण सब कुछ बिरादरी के हाथ में है। बिरादरी उसके जीवन में वृक्ष की भांति जड़ जमाए हुए थी और उसकी नसें उसके रोम रोम में बिधी हुई थी। बिरादरी से निकलकर उसका जीवन विशृंखल हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। जब खलिहान में केवल 1.5-2 मन जौ रह गया तो धनिया ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोली, अच्छा अब रहने दो, ढो तो चुके बिरादरी की लाज। बच्चों के लिए भी कुछ छोड़ेगी कि सब बिरादरी के भाड़ में झोंक दोगे। मैं तुमसे हार जाती हूँ, मेरे भाग्य में तुम्ही जैसे बुद्धू का संग लिखा था। होरी ने अपना हाथ छुड़ाकर टोकरी में अनाज भरते हुए कहा, यह न होगा। पंचों की आंख बचाकर एक दाना भी रख लेना मेरे लिए हराम है। मैं ले जाकर सबका सब वहाँ ढेर कर देता हूँ। फिर पंचों के मन में दया उपजेगी तो कुछ मेरे बाल बच्चों के लिए दे देंगे, नहीं भगवान मालिक है। धनिया तिलमिलाकर बोली, यह पंच नहीं है, राक्षस हैं, पक्के राक्षस। यह सब हमारी जगह जमीन छीनकर माल मारना चाहते हैं। डांड तो बहाना है, समझाती जाती हूँ पर तुम्हारी आंखें नहीं खुलती। तुम इन पिशाचों से दया की आशा रखते हो, सोचते हो 10-5 मन निकाल कर तुम्हें दे देंगे। मुंह धो रखो। जब होरी ने न माना और टोकरी सिर पर रखने लगा तो धनिया ने दोनों हाथों से पूरी शक्ति के साथ टोकरी पकड़ ली और बोली, इसे तो मैं न ले जाने दूंगी, चाहे तुम मेरी जान ही ले लो। मर मर कर हमने कमाया, पहर रात रात को सींचा, अगोरा इसलिए कि पंच लोग मूँछों पर ताव देकर भोग लगाएं और हमारे बच्चे दाने दाने को तरसें। तुमने अकेले ही सब कुछ नहीं कर लिया है, मैं भी अपने बच्चियों के साथ सती हुई हूँ। सीधे से टोकरी रख दो, नहीं आज सदा के लिए नाता टूट जाएगा, कह देती हूँ। होरी सोच में पड़ गए। धनिया के कथन में सत्य था। उसे अपने बाल बच्चों की कमाई छीनकर तावान देने का क्या अधिकार है। वह घर का स्वामी इसलिए है कि सबका पालन करे, इसलिए नहीं कि उनकी कमाई छीनकर बिरादरी की नज़र में सुरखई बने। टोकरी उसके हाथ से छूट गई। धीरे से बोला, तू ठीक कहती है धनिया, दूसरों के हिस्से पर मेरा कोई जोर नहीं। जो कुछ बचा है वह ले जा, मैं जाकर पंचों से कह देता हूँ। धनिया अनाज की टोकरी घर में रखकर अपने लड़कियों के साथ पोते के जन्मोत्सव में गला फाड़ फाड़ कर सोहर गा रही थी, जिससे सारा गांव सुन ले। आज यह पहला मौका था कि ऐसे शुभ अवसरों पर बिरादरी की कोई औरत न थी। सौर से झुनिया ने कहला भेजा था, सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कब मानने लगी। सौर से झुनिया ने कहला भेजा था, सोहर गाने का काम नहीं है, लेकिन धनिया कब मानने लगी। अगर बिरादरी को उसकी परवाह नहीं है तो वह भी बिरादरी की परवाह नहीं करती। उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर झिंगुरी सिंह के हाथों गिरवी उसी वक्त फिर देखिए दोस्तों, उसी वक्त होरी अपने घर को 80 रुपए पर झिंगुरी सिंह के हाथों गिरो रख रहा था। डांड के रुपए का इसके सिवा वह और कोई प्रबंध न कर सका था। 20 रुपए तो तिलहन, गेहूं और मटर से मिल गए। शेष के लिए घर लिखना पड़ गया।
नोखेराम तो चाहते थे कि बैल बिकवा लिए जाएं, लेकिन पटेश्वरी और दातादीन ने इसका विरोध कर बैल बिक गए तो होरी खेती कैसे करेगा। बिरादरी उसकी जायदाद से रुपए वसूल करे, पर ऐसा तो ना करे कि वह गांव छोड़कर भाग जाए। इस तरह बैल बच गए। होरी रेहननामा लिखकर कोई 11 बजे रात घर आया तो धनिया ने पूछा, इतनी रात तक वहाँ क्या करते रहे। होरी ने जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर उतारते हुए कहा, करता क्या रहा, इस लौंडे की करनी भरता रहा। अभागा आप तो चिंगारी छोड़कर भागा, आग मुझे बुझानी पड़ रही है। 80 रुपये में घर रहन लिखना पड़ा, करता क्या, अब हुक्का खुल गया। बिरादरी ने अपराध क्षमा कर दिया। धनिया ने होंठ चबाकर कहा, ना हुक्का खुलता तो हमारा क्या बिगड़ जाता। 4-5 महीने नहीं किसी का हुक्का पिया तो क्या छोटे हो गए। मैं कहती हूँ तुम इतने भोंदू क्यों हो, मेरे सामने तो बड़े बुद्धिमान बनते हो, बाहर तुम्हारा मुंह क्यों बंद हो जाता है। ले दे के बाप दादों की निशानी एक घर बच रहा था, आज तुमने उसका भी वारा न्यारा कर दिया। इसी तरह कल 3-4 बीघे जमीन है, इसे भी लिख देना और तब गली गली भीख मांगना। मैं पूछती हूँ, तुम्हारे मुंह में जीभ ना थी कि उन पंचों से पूछते, तुम कहाँ के बड़े धर्मात्मा हो जो दूसरे पर डांड लगाते फिरते हो। तुम्हारा तो मुंह देखना भी पाप है। होरी ने डांटा, चुप रह, बहुत बढ़ बढ़ कर ना बोल, बिरादरी के चक्कर में अभी पड़ी नहीं है, नहीं मुंह से बात ना निकलती। धनिया उत्तेजित हो गई, कौन सा पाप किया है जिसके लिए बिरादरी से डरे। किसी की चोरी की है, किसी का माल काटा है, मेहरिया रख लेना पाप नहीं है, हाँ रख के छोड़ देना पाप है। आदमी का बहुत सीधा होना भी बुरा है, उसके सीधेपन का फल यही होता है कि कुत्ते भी मुंह चाटने लगते हैं। आज उधर तुम्हारी वाह वाह हो रही होगी कि बिरादरी की कैसी मर्यादा रख ली। मेरे भाग फूट गए थे कि तुम जैसे मर्द से पाला पड़ा, कभी सुख की रोटी ना मिली। मैं तेरे बाप के पाँव पड़ने गया था, वही मुझे तेरे गले में बांध गया। मैं तेरे बाप के पाँव पड़ने गया था, वही तुझे मेरे गले बांध गया था। पत्थर पड़ गया था उनकी अकल पर, और उन्हें क्या कहूँ, ना जाने क्या देखकर लट्टू हो गए। ऐसे कोई बड़े सुंदर भी तो ना थे तुम। विवाद विनोद के क्षेत्र में आ गया। 80 रुपये गए, लाख रुपए का बालक तो मिल गया, उसे तो कोई न छीन लेगा। गोबर घर लौटाए, धनिया अलग झोपड़ी में सुखी रहेगी। होरी ने पूछा, बच्चा किसको पड़ा है। धनिया ने प्रसन्न मुख से होकर जवाब दिया, बिल्कुल गोबर को पड़ा है, सच रिष्ट पुष्ट तो है, हाँ अच्छा है। तो ये दोस्तों गोदान उपन्यास का 10वां भाग था। अब इसके आगे दोस्तों हम पढ़ेंगे गोदान उपन्यास के 11वां भाग। तब तक आप लोग हमारे चैनल में बने रहिए, और जितने वीडियो हमने बिहार स्टेट के सभी कहानियों के डाले हैं और गोदान उपन्यास के डाले हैं, उनका पूरे विस्तार से अध्ययन करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए चैनल को, और सब्सक्राइब करिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखें। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में दोस्तों, तब तक देखते रहिए वीडियो, आनंद उठाइए और अध्ययन अपना जारी रखिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।